अगर एग्जाम में ये टॉपिक आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि डायग्राम में पार्टिकल्स की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन सा रीज़न क्या डिफाइन कर रहा है। उसके बाद आप पोटेंशियल लिखना है, उसके बाद वेव फंक्शन लिखना है, उसके बाद आपको बाउंड्री कंडीशंस लिखनी है। ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों, शिक्षा से तुम कर लो सारे प्यार मित्रों। हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल स्टेप या फिर सिंगल स्टेप बैरियर। ये आपका सेकंड केस है। फर्स्ट केस ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है जो कि हमने किया था E ग्रेटर देन V नॉट, और V नॉट का मतलब क्या है, जो आपका पोटेंशियल दिया गया है। अब जैसा कि इसने लिखा है पोटेंशियल स्टेप, तो हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको एक्सिस सिस्टम लेना है, ये आपका x है। अब क्या करना है आपको, x इक्वल्स टू 0 लो और x इक्वल्स टू 0 के ऊपर, यानी यहाँ पर आपके दो रीजन बन रहे हैं। अब पहला रीजन जो है वो x लेस देन 0 का है, दूसरा रीजन जो है वो आपका x ग्रेटर देन 0 का है। अगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर एक इसने बोला है ना कि सिंगल स्टेप बैरियर, तो आपका एक स्टेप बैरियर इन्होंने ऐसे बना दिया कि जब भी हम x ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं तो आपको एक पोटेंशियल दिया गया है, दैट इज यूर V नॉट। तो अगर आप यहाँ से पोटेंशियल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जो कि आपका होगा यहाँ से कि जो पोटेंशियल है आपका वो आपका 0 है। कब, देखो यहाँ पर ध्यान दो, V नॉट का मतलब क्या है कि इतना जो है वो पोटेंशियल है। अब 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल नहीं है जब आप बात कर रहे हैं x लेस देन 0 की। अगर आप ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं उस टाइम पे आपका पोटेंशियल कितना दे रखा है, V नॉट। ओके, अब क्या है, अगर आपका पार्टिकल रीजन फर्स्ट से रीजन सेकंड में ट्रेवल करता है, ओके, तब यहाँ पर क्या होगा, पार्टिकल है सपोज, और पार्टिकल का जो नेचर है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम कि यहाँ पर हम पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फंक्शन चूज करते हैं, दैट इज यूर साई, यानी कि जिसको आप वेव फंक्शन बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। अब जब भी पार्टिकल फर्स्ट रीजन से सेकंड रीजन में जाएगा तो यहाँ पर उसकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सेकंड रीजन में किस तरीके से जाएगा, यानी कि वो यहाँ पर x इक्वल टू 0 जो भी आपका पोटेंशियल V नॉट है इससे रिफ्लेक्ट होके जाएगा या ट्रांसमिट होके जाएगा। ठीक है, जब भी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट रीजन में तो यहाँ पर हमने बोल दिया। अब ध्यान दो, ये केस को हटा दो एक मिनट के लिए, E ग्रेटर देन 0 हमने डिस्कस करना है E लेस देन V नॉट के लिए। अगर हम क्लासिकली बात करें एक मिनट के लिए, टॉपिक हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का है जो कि आपका कंप्लीटली बेस्ड है प्रोबेबिलिटीज के ऊपर। एक मिनट के लिए डिस्कस करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। अब क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आप सोचिए, अगर पार्टिकल की एनर्जी कम है, यानी कि ये लेवल सपोज कर लीजिए कि पार्टिकल के पास ये एनर्जी का लेवल है, लेकिन उसको क्रॉस क्या करना है, इतना V नॉट क्रॉस करना है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा, ट्रांसमिट नहीं करेगा सेकंड रीजन में। ठीक है, लेकिन ये क्लासिकली है आपके पास। अब क्लासिकली डिस्कस नहीं करना हमें, ये क्लासिकली का केस हमने बता दिया कि ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसा फर्स्ट टाइम जब हम देखते हैं कि लेस देन V नॉट की बात कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि जो पार्टिकल है उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी सेकंड रीजन में क्या होगी, कुछ ना कुछ मिलेगी, यानी कि फाइनाइट होगी सेकंड रीजन में पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो कुछ क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स लगा के थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, वैसे क्वांटम मैकेनिकली क्या होगा, यहाँ पर पार्टिकल यानी कि इंसिडेंट वे है, ये लाइक ए वेव ट्रैवल करेगा, उसके बाद रिफ्लेक्शन तो पॉसिबल है ही क्योंकि एनर्जी क्या है, लेस देन V नॉट है। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया कि इंसिडेंट के लिए है, ये मैंने बना दिया रिफ्लेक्शन के लिए है। अब यहाँ पर वो ट्रांसमिट होगा या नहीं होगा वो हम देखेंगे। अब आपके पास क्या है, जब भी आपको पोटेंशियल दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेव फंक्शन को लिखना है, यानी कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखनी है, जो कि आपकी किसके बराबर होती है, डी साई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m h कट E माइनस वी एक्स। वी एक्स का मतलब है जो भी आपका ये पोटेंशियल दे रखा है।
इक्वल्स टू साई इक्वल्स टू 0, इक्वेशन फर्स्ट है ये आपकी। अब क्या करो, लेस देन के लिए बात कर रहे हैं, लेस देन के लिए ऑलरेडी हम लिख के चलेंगे रीजन 1। तो लेस देन की जब बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल को 0 पुट कर दो, मॉडिफाई होके इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी साई अपॉन में डी एक्स प्लस 2m एच कट स्क्वायर ई, ये 0 बन गया, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी। अब मैथमेटिकली अगर आप इतनी इक्वेशन को, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है उसको आप k1 कंसीडर कर लो, k1 स्क्वायर बोल दिया मैंने इसको, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आपको पता होता है मैथ्स के अंदर कितना क्या होगा इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन होगा भाई आपका कि जो साई है इन द फर्स्ट रीजन वो आपका किसके बराबर आएगा। 1 मिनट के लिए मैं सोल्व करके दिखा रही हूँ। इसको डी स्क्वायर कंसिडर करते हो, इसको मैंने कंसिडर कर लिया k स्क्वायर साई, और यहाँ पर अंडरस्टूड है आपको, मैं लिख रही हूँ कि जो k1 की वैल्यू है वो है आपकी 2meh कट स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसको आप कैसे लिखते हो, d किसके बराबर बन जाएगा आपका प्लस माइनस के आयोटा k। मैथ्स सोल्व करना है, मैथ्स लगाना है आपको, तो इसके लिए आप क्या इक्वेशन लिखते होते हो कि जो साई 1 फंक्शन है आपका किसके बराबर आएगा। यहाँ पर मैंने a मान लिया, a e की पावर आयोटा के एक्स प्लस b e की पावर माइनस के एक्स। ये क्या है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके लिए हटा देते हैं, ये मैंने जस्ट आपको करके दिखाया है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट करना है क्योंकि पता है आपको मैथ्स की टर्म में सॉल्यूशन वो होता है, ओके। उसके बाद यहाँ से डी साई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड रीजन के लिए ध्यान दें, x ग्रेटर देन 0 के लिए पोटेंशियल कितना दे रखा है v0। अब पुट कर देते हैं, सपोज कि आपने पुट कर दिया 2mh कट स्क्वायर e माइनस में, और ये क्या लिख दिया आपने v0, ठीक है। अब है ना यहाँ पर उस टॉपिक में और इस टॉपिक में क्या फ़र्क है, वहाँ पर आपने इतनी सी वैल्यू को आपने k2 का स्क्वायर बोल दिया था, ठीक है। आपका जो k1 है या फिर जो k2 है वो क्या है, आपके प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, वेव को रिप्रेजेंट करने का ये आपका एक फंक्शन है। अब सेकंड रीजन के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ई लेस देन वी नॉट। अगर ध्यान दो, अगर लेस देन वी नॉट है, एनर्जी कम है, अब कम में से ज़्यादा वैल्यू को माइनस करोगे तो क्या होगा, वैल्यू आपकी नेगेटिव में आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इस वैल्यू को बोलोगे कि ये k2 स्क्वायर की वैल्यू है और वो भी नेगेटिव है, k की वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं होगी। k की वैल्यू को पॉजिटिव रखने के लिए, k की वैल्यू को पॉजिटिव रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको उल्टा लिखते हैं। उल्टा लिखने का मतलब है यहाँ पर आपको माइनस, यानी कि माइनस कॉमन निकाल दो, ये क्या बन जाएगा v माइनस ई। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, जो k2 है वो हम क्यों बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रखना है हमें, क्योंकि प्रोपेगेशन कांस्टेंट है आपका ये, या फिर उसको आप वेव वेक्टर भी बोलते हैं कि वेव पार्टिकल है ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पर कोई भी वेव वेक्टर है, चाहे फर्स्ट रीजन में चाहे सेकंड रीजन में, आप उसको नेगेटिव नहीं ले सकते, ठीक है। पार्टिकल का जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, जब वो ट्रैवल कर रहा है तो वो आपका कुछ ना कुछ है, और वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या बन गई, अब क्या बोल सकते हो आप, ये जो वैल्यू है वो आपकी k2 की वैल्यू है। k2 की वैल्यू आपकी k2 की वैल्यू होगी अंडर रूट 2m एच कट स्क्वायर v नॉट माइनस ई। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखूंगी, कौन सा, साई x सेकेंड रीजन के लिए, लेकिन ये आपको मैथमेटिकली 1 मिनट के लिए बता रही हूँ मैं, ये आप डी स्क्वायर लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो माइनस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। ये जो वैल्यू है वो आपकी क्या बनती है प्लस माइनस के, और इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है सी ई की पावर माइनस के एक्स प्लस डी ई की पावर प्लस के एक्स, ठीक है। अब आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो इन इक्वेशंस को लिखने में आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और स्पेशली अगर हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स के अंदर जो प्राइमरी सब्जेक्ट है आपका वो मैथ्स होता है, ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है, अब तक हमने सेम स्टेप्स को फॉलो किया है जो हमने ई ग्रेटर देन 0 के लिए फॉलो किए थे।
अब हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस हैं और वो बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं कि आपको क्या करना है, जो साई है। अब देखो डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर आ रही है, x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे यहाँ कुछ अलग है फंक्शन, यहाँ पर कुछ अलग है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रीजन में जो साई है और जो सेकंड रीजन में साई है वो x इक्वल टू 0 पे लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड रीजन के लिए इनका जो डेरिवेटिव है वो आपको क्या करना है, फर्स्ट रीजन के लिए और सेकंड रीजन के लिए x इक्वल टू 0 पे देखना है। अब देखेंगे, अब 1 मिनट के लिए ध्यान से सोचें, आपको मैंने वेव फंक्शन कैसे चूज करना है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता रखी हैं कि फाइनाइट होना चाहिए, x इक्वल टू अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी पुट कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, जो वेव फंक्शन है वो 0 हो जाना चाहिए। अब फर्स्ट फंक्शन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो a e की पावर प्लस आयोटा के एक्स है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इंसिडेंट वेव को, जो प्लस के b e की पावर माइनस के एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको, रिफ्लेक्शन को, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेकेंड रीजन में वेव फंक्शन की तो ध्यान से देखो, अगर मैंने लिया c e की पावर के एक्स और दूसरी बारी में मैंने लिया d e की पावर प्लस में के एक्स, वेव फंक्शन चूज करने की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप x को प्लस माइनस इन्फिनिटी अगर पुट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेव फंक्शन आपका 0 हो जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी ये वैल्यू आपकी क्या बन रही है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो वेव फंक्शन आ गया आपका 0, तो इसका मतलब है कि ये वैलिड है। सेकंड में अगर आप इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो क्या होगा, ये e की पावर इन्फिनिटी क्या होगा आपका इन्फिनिटी, यानी कि वेव फंक्शन आ गया इन्फिनिटी, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है हमें यहाँ से जो d वाला पार्ट है वो हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हमने हटा दिया। अब हम बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करके जो ये आपके a b c लिखे हुए हैं इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब अगर बात कर रहे हो x इक्वल टू 0 के ऊपर, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट रीजन में इक्वल टू x के जगह पे 0 पुट कर दो, क्या आएगा a प्लस बी इक्वल्स टू, सेकेंड रीजन में पुट करो कितना आएगा c। तो ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, कुछ भी मान लो, फर्स्ट सेकंड हम नाम देते नहीं आ रहे हैं अब तक, तो स्टार मान लो इसको, ओके। सेकंड रीजन में पहले डेरिवेटिव करना है, अगर आप यहाँ पर डेरिवेटिव कर देते हैं e की पावर प्लस आयोटा के एक्स का तो क्या आएगा, आयोटा के आएगा। इसके बाद क्या आएगा, a e की पावर आयोटा के एक्स, x इक्वल टू 0 मैं साथ में पुट कर रही हूँ, यानी कहने का मतलब है डेरिवेटिव भी कर रही हूँ मैं साथ के साथ, उसके बाद x इक्वल टू 0 भी पुट कर रही हूँ, उसके बाद रिजल्ट लिखा जा रहा है। वैसे भी पता है आपको, e की पावर आयोटा के एक्स करोगे, आयोटा के एक्स आगे आ जाएगा, उसके बाद माइनस आयोटा के एक्स, जो भी आयोटा के एक्स है उसको मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया, तो ये क्या बन गया a माइनस के b, ओके। नेक्स्ट के लिए करोगे तो यहाँ पर डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, आंसर क्या आएगा। और वन मोर थिंग, यहाँ पर आप k1 लिखो भाई, क्योंकि ये रीजन के लिए डिफाइन है, फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन के लिए। तो a प्लस बी आपका c के बराबर है, आयोटा a माइनस बी ऑलरेडी 0 पुट कर दिया, ये किसके बराबर आएगा आपका माइनस k2, 0 पुट करोगे तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आयोटा k2 बच जाएगा। अब यहाँ से क्या करो, a माइनस बी की वैल्यू निकालो, क्या आएगी माइनस k2 डिवाइडेड बाय में आयोटा k1, इसको इक्वेशन नंबर a दे लो। अब आप क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टार एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर a, यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट करो। एक बार के लिए तो आपकी जो वैल्यू है वो एक बार इनको प्लस कर दो, एक बार इनको माइनस कर दो। अगर आप प्लस कर रहे हैं, सपोज आपने प्लस किया, यहाँ पर c भी आएगा, आपने सपोज प्लस किया तो b से b क्या हो गया आपका कैंसिल, बचा क्या 2a, और ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी ऐड, तो इसका मतलब है यहाँ से आपकी b की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर अगर आप दोनों को ऐड कर रहे हैं तो b से b कैंसिल हो जाएगा आपका, और आंसर क्या आएगा यानी कि 2a। लेफ्ट साइड में तो आंसर क्या आ रहा है 2a इक्वल्स टू में।
अगर आप इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो क्या लिखोगे, एक बार के लिए है ना इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये माइनस आगे जाके हमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैथमेटिकली जस्ट सोल्व करना है इसको, आयोटा से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा से डिवाइड कर दो। अब ये आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो आपकी जो ये वाली इक्वेशन है, यानी कि जब ऐड करोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आयोटा K2C डिवाइडेड बाय में आएगा आपका K1। अब C क्या है, दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल दो, 2A आपका किसके बराबर आ गया, C कॉमन आ गया भाई, 1 प्लस K2C K1। अब आप क्या करो, यहाँ से C की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, सॉरी यहाँ पर भी C था ना, C की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो A की टर्म में। ओके, तो यहाँ से ये आपकी C की वैल्यू है, ये आयोटा को मत भूल जाना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ पर भी हमें आयोटा दिख रहा है इसका मतलब फंक्शन आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब जब आप इस वैल्यू को सोल्व करोगे तो एक बार के लिए सोल्व करो, K1 क्या आ गया, LCM आ गया, ऊपर भी K1 की मल्टीप्लाई, C1 को उसी तरफ छोड़ दो, K1 को इस तरफ लिख दो, यानी कहने का मतलब है C की वैल्यू आपकी क्या आएगी, जो C की वैल्यू है वो आएगी आपकी 2K1, A आपका एज इट इज़ है, और नीचे क्या लिख दिया आपने, K1 प्लस K2 आयोटा। ओके, ये आपकी C की वैल्यू है भाई, किसकी टर्म में, A की टर्म में। अब आप क्या करो, अब तो आपने दोनों इक्वेशन को जो है क्या किया था, ऐड किया था, अब क्या कर दो, दोनों को माइनस कर दो। जब दोनों को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, इस बार प्लस किया था तो 2 भी कट गया था, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये A वाला कैंसिल हो जाएगा और B वाला बच जाएगा। तो आपकी जो 2B की वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, दोनों को माइनस करो, आंसर क्या आएगा आपका, नीचे तो शायद वही आएगा K1 प्लस आयोटा K2, ऊपर क्या लिखोगे, K1 माइनस आयोटा K2 और A, ये आपकी वैल्यू आ गई B की। ओके, अब आप क्या करो, ये दोनों की दोनों इक्वेशंस को, जो भी आपकी B की वैल्यू आई है A की टर्म में, यहाँ पुट कर दो, तो वेव फंक्शन कंप्लीट हो गया आपका। ये जो वैल्यू आई है C की उसको यहाँ पुट कर दो, वेव फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टॉपिक में जब हमने E ग्रेटर देन V0 किया था, उस टाइम पे हमने क्या किया था, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाले थे। तो यहाँ पर एक बार निकालने की कोशिश करते हैं, J और आपका R, ठीक है। रब नहीं कर रही हूँ मैं, बिकॉज इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो कहाँ करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। अंडरस्टूड है, वैसे यहाँ से देख के भी आपको पता चल सकता है कि क्या आने वाला है। एक बार के लिए आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो है कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फॉर्मूला किसके बराबर होता है आपका, फॉर्मूला होता है आपका प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालने का H2IM साई स्टार, और यहाँ पर डेरिवेटिव होता है आपका फंक्शन का माइनस में साई, और यहाँ पर डेरिवेटिव होता है आपका स्टार का। ओके, अब आप क्या करो, इंसिडेंट के लिए यानी इंसिडेंट करंट डेंसिटी निकालेंगे तो क्या आएगा, जे इंसिडेंट बोल रही हूँ मैं उसको। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जो आपका आर का फॉर्मूला होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट डेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, जिसको आप बोलोगे जे रिफ्लेक्टिव, और करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। करंट डेंसिटी को निकालने के लिए जरूरत पड़ती है वेव फंक्शन की। पहले फंक्शन को देखो एक बार के लिए, सिर्फ इतने पोर्शन को, अगर आप इतने पोर्शन में इतने से जो पोर्शन का यानी कि a e की पावर आयोटा k1x, अगर इतने फंक्शन को देख रहे हो तो j इंसिडेंट निकालना है आपको, और वो भी इस फॉर्मूले से, तो साई स्टार कर दो। साई स्टार करने का मतलब है आयोटा का क्या बन गया, माइनस आयोटा लिख दिया। इसके बाद डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते ही क्या हो जाएगा, माइनस के आयोटा k1 आगे आ जाएगा, सॉरी प्लस के आयोटा, क्योंकि ये साई है ना, आयोटा k1 आगे आ जाएगा, e की पावर आयोटा के x एज इट इज, यानी H2 आयोटा स्टार लिखोगे तो ये आएगा आयोटा k1x, इसके लिए लिखोगे तो वो आएगा आपका आयोटा k1, और ये आएगा आपका e की पावर प्लस आयोटा k1x। ये k1x है भाई, ये जो है ये k1x है।
ये वैल्यू तो क्या होगी आपकी खत्म, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, बच गया क्या सिर्फ आयोटा k1। आयोटा k1 से क्या हो गया, आयोटा k1 कट गया आपका, और ये जो वैल्यू बची हुई है ये वैल्यू आपकी किसकी होती है, p की, यानी कि ये आंसर आ गया आपका p/m। एंड वन मोर थिंग, a छोड़ दिया मैंने तो a भी आपका आएगा, a इसके साथ भी था, a इसके साथ भी, तो आंसर क्या आ गया आपका a²। ठीक है, अब J रिफ्लेक्शन निकाल लेंगे 2 मिनट के लिए। J रिफ्लेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, अंडरस्टूड है p/m b²। अगर इसी तरीके से जो साई सेकंड है उसको एज इट इज मत लिख देना, c² p/m, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा अभी देखते हैं। अब देखो, अगर मैं सिंपल रिफ्लेक्शन निकाल रही हूँ तो क्या होगा फॉर्मूला आपका, सिंपल रिफ्लेक्शन का ये याद रखेंगे भाई 2 मिनट के लिए कि ये आए थे आंसर आपके कॉपी पे लिख के। अगर आपको R निकालना है तो R के लिए क्या होता है, J रिफ्लेक्शन, वो आपका कितना आया है, और एक और चीज़ B की वैल्यू को आपने A की टर्म में ही लिखा था, तो यहाँ पर पहले ये वाला फंक्शन यहाँ पर आपको लिखना है, उसके बाद आपको करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और वैसे भी आंसर तो वही आएगा, लेकिन पता है कि वो एक ही टर्म में है, तो हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो आएगा 1। रिफ्लेक्शन 1 आने का मतलब क्या है कि जब आपने J इंसिडेंट की वैल्यू पुट करी, J रिफ्लेक्शन की सॉरी, और J इंसिडेंट की पुट करी, तो वो वैल्यू आपकी सिमिलर आएंगी, तो उसका मतलब है कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 1। रिफ्लेक्शन के 1 आने का मतलब क्या है कि यहाँ पर पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है कि वो रिफ्लेक्ट हो सकता है। ओके, ये आपका बिल्कुल सही है। सेकंड थिंग, जब भी आप J ट्रांसमिशन निकालेंगे, यानी कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालेंगे, जो कि आपका T होता है T, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, करंट डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, जब आप ये वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो J ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, J ट्रांसमिशन 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, देखो अभी आपने क्या लिखा था, अभी आपने लिखा था कि करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है HI2M साई स्टार साई माइनस में साई स्टार। अब ध्यान से देखो, जो साई स्टार अगर कर रहे हो तो इसमें तो कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ही नहीं, तो ये तो एज इट इज रहेगा। ओके, इसके बाद इसका डेरिवेटिव करके लोगे तो वो क्या आ जाएगा, k1 आगे आ जाएगा, तो सॉरी k2 आगे आ जाएगा। उसके बाद क्या है, माइनस में। अब ये जो फंक्शन है, दोनों के दोनों फंक्शन क्या हैं आपके, एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ध्यान से करके देख भी सकते हो। साई स्टार निकालो, कितना आएगा, c⁻k1x, अगर इसका स्टार करोगे तो वो आ जाएगा माइनस के k1। जब ये वैल्यू को निकालोगे तो वो आएगी प्लस में e⁻−k2x, k2 आगे आ जाएगा, और भी माइनस का तो माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिए, तो ये आंसर आपका 0 आएगा। इसका मतलब तो क्या हुआ, कैलकुलेशन से भी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाल लिया मैंने, और जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो आपका 0 आया। अब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 0 आने का मतलब ये है कि पार्टिकल आपका सिर्फ रिफ्लेक्ट होगा, सेकेंड रीजन में उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, क्योंकि ट्रांसमिशन जब 0 ही आया है तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है वो सेकेंड रीजन में होना ही नहीं चाहिए, वहाँ पर पार्टिकल है ही नहीं। लेकिन आप अगर इस फंक्शन को देख रहे हैं, ये फंक्शन आपका क्या बता रहा है, ये फंक्शन आपका ये बता रहा है कि सेकेंड रीजन में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी फाइनाइट है, 0 नहीं है वो, क्योंकि साई यानी कि जो साई फंक्शन है, अब साई 2 को आपने लिखा है तो इसका मतलब ये है, और साई 2 ऐसे ही नहीं लिखा आपने, पोटेंशियल से लिखा है, तो इसका मतलब जो भी साई 2 लिखा है वो गलत तो नहीं है। अगर वो गलत नहीं है तो इसका मतलब है जो भी आपने साई 2x लिखा है, साई का मतलब है यहाँ पर होने की उसकी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर आपका पार्टिकल किसी भी तरीके से आ रहा है तो वहाँ पर एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो पार्टिकल है वो सेकंड रीजन में मिलेगा ही मिलेगा, फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ये भी है कि वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ सकता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स आपकी क्या कहती है कि बेशक आपकी एनर्जी जो है वो लेस देन v0 है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी ये पॉसिबिलिटी है, रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज ऑल्सो
ट्रांसमिशन कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है पार्टिकल आपका सेकंड रीजन में भी जा सकता है, ठीक है। वैसे आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट है, लेकिन एक छोटा सा रिजल्ट एनालाइज करते हैं। वो रिजल्ट क्या है, अब आपने यहाँ पर बनाओगे कैसे पार्टिकल की रीजन फर्स्ट में और रीजन सेकंड में। ये आपका पोटेंशियल था, पार्टिकल है, पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है, ये लाइक ए वेव बनाया है मैंने, ओके। ये आपकी इंसिडेंट की पॉसिबिलिटी है, ये आपकी रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी है, ये आपकी क्या है, यहाँ से अगर पार्टिकल किसी भी एनर्जी से आ रहा है तो यहाँ पर उसकी ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी है। अब अगर आप अकॉर्डिंग टू यू बात करें तो ये जो रीज़न है वो आपके अकॉर्डिंग कौन सा रीज़न है? क्या क्लासिकली यहाँ पर पार्टिकल की पॉसिबिलिटी है अगर केस लेस देन वी नॉट है? नहीं है। तो हम इसको बोलते हैं, इस रीज़न को बोलते हैं क्लासिकली फॉरबिडन रीज़न, ठीक है। इसका मतलब है कि क्लासिकली यहाँ पर पार्टिकल नहीं आ सकता, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया क्लासिकल फॉरबिडन रीज़न। अब जब भी हम एक टर्म यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, व्हेन द x ग्रेटर देन जीरो इन द रीजन सेकंड, और सेकंड रीजन क्या है आपका, फॉर x ग्रेटर देन जीरो के लिए देर इज ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन सेकंड रीजन। और सेकंड रीजन को आप स्पेशली नाम देंगे कब, जब भी आपको यहाँ पर एक स्पेशल डेफिनेशन बोली जाएगी, जब भी आपसे वो पूछी जा रही है तो देयर फॉर x ग्रेटर देन जीरो देयर इज ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन क्लासिकल फॉरबिडन रीजन, देन वी कॉल दैट टर्म क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। अगर आपसे टॉपिक, अगर वैसे ये जो टॉपिक है ये आपका 8 नंबर के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन जो आपके कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछ सकते हैं कि व्हाट इज क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। तो आपको सिर्फ कितना लिखना है, x ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर इज ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन क्लासिकल फॉरबिडन रीजन, दैट इज योर क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, ठीक है। तो भाई ये आपका टॉपिक था पोटेंशियल स्टेप एंड सिंगल स्टेप बैरियर। यहाँ पर अगर ये आपको लग रहा है कि इतना सारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये जो टॉपिक है वो छोटा टॉपिक नहीं है। यहाँ पर मैंने सिंपल आपको बताया है कि x लेस देन के लिए ये रीज़न है, ग्रेटर देन के लिए ये रीज़न है। अगर एग्जाम में ये टॉपिक आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि डायग्राम में पार्टिकल्स की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन सा रीज़न क्या डिफाइन कर रहा है। उसके बाद आप पोटेंशियल लिखना है, उसके बाद वेव फंक्शन लिखना है, उसके बाद आपको बाउंड्री कंडीशंस लिखनी है। यहाँ पर जस्ट मैंने मैथमेटिकल किया है, थ्योरी को सिर्फ आपको बोल के बताया है, लेकिन वो आपको बीच में लिखनी है। अगर आप सीधा मैथमेटिकल कर देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मैंने बोल के बताया आपको, जैसे बाउंड्री कंडीशन का है या फिर इक्वेशन का है या फिर पोटेंशियल का है, वो आपको थ्योरी की लाइन्स इसके अंदर लिखनी भी है, ठीक है। तो टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए। आपके सेकेंड यूनिट का 3 टॉपिक जो है वो हो चुके हैं। तीनों टॉपिक में से यहाँ पर 99 पॉसिबिलिटी है कि एक टॉपिक आपका पक्का एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।